डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। फिर जो है हम मॉक टेस्ट 7 दे रहे हैं बेस्ड ऑन एयरफोर्स एंड नेवी और एयरफोर्स पर ही बेस्ड है। आप लोग इसका प्रैक्टिस करो, जल्दी से जल्दी सेलेक्ट हो जाओ, ये मेरी शुभेच्छा है, ठीक है। और सेलेक्ट होने के बाद मेरी तरफ से ढेर सारी बधाइयाँ रहेंगी। आप थोड़ा सा लेबर करो, 10 दिन और बाकी है आप लोगों का। A mock test 7 based on Air Force and Navy. Fill in the blanks with correct words. पहला क्वेश्चन है fill in the blanks with correct words. Some of students jumped off the train while it. अब it is moving होना चाहिए या it has moved होना चाहिए या had moved होना चाहिए या was moving। अपने मन में आंसर देख लो आप, तो इसका आंसर जो होगा वो डी होगा, राइट। क्यों डी होगा? एक कंजंक्शन का रूल है कि अगर कोई सेंटेंस वाइल से शुरू है और उसके पहले पास्ट इंडिफिनिट है, कोई सेंटेंस वाइल से शुरू है और उसके पहले पास्ट इंडिफिनिट है, तो वाइल से शुरू होने वाला सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस होता है। तो तीनों चारों विकल्प में डी वाले विकल्प में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, इसलिए डी वाला विकल्प सही होगा, राइट। दूसरा क्वेश्चन है देयर वर बुक्स ऑन द टेबल, फिलिंग द ब्लैंक्स में नॉट, नन, नथिंग, नो। तो इसमें नो शब्द आएगा। क्यों आएगा? किसी भी नाउन के पहले, रूल बता रहा हूं, किसी भी नाउन के पहले नो आर्टिकल्स होता है, सॉरी नो आर्टिकल्स हो, तब नाउन के पहले नो शब्द का प्रयोग होता है। यदि नाउन सिंगुलर है और इसके पहले आर्टिकल ए एन या द है, ए एन ही मेन होता है, तो इसके पहले नॉट का प्रयोग होता है, ठीक। नाउन नो आर्टिकल, नाउन है और नो आर्टिकल, उसके पहले किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं है तो नो लगेगा। अगर नाउन है और नाउन के पहले ए एन लगा है तो नॉट लगेगा, राइट। यहाँ पर बुक्स नाउन प्लूरल है लेकिन आर्टिकल नहीं है, तो आर्टिकल नहीं है तो नाउन के पहले नॉट का प्रयोग होता ही नहीं है। नन जो है प्रोनाउन है तो नाउन के पहले प्रोनाउन का प्रयोग होगा नहीं। नथिंग भी इंडिफिनिट प्रोनाउन है, नथिंग का प्रयोग भी नहीं होगा। कुल मिलाकर आपका नो का प्रयोग होगा। कन्फर्म हुआ? अगला पॉइंट है he orders her wife as if he orders her as if she his wife। तो as if का एक रूल है। as if एक कंजंक्शन है जो कल्पना को शो करता है, अनरियल, फैंसीनेस, फैंसीफुल को शो करता है। तो एज इफ से ऐसे कल्पना का बोध होता है, एज इफ से ऐसे कंजंक्शन का बोध होता है जो अनरियल एक्शन को प्रकट करता है। तो अनरियल एक्शन इसमें आपका शो होगा वर से, मानो अर्थ देता है, तो हो जाएगा ही ऑर्डर्स हर एज इफ शी वर हिज वाइफ। वो उसे इस तरह ऑर्डर देता है मानो वो उसकी पत्नी हो। तो पत्नी है नहीं, लेकिन वह पत्नी की तरह ऑर्डर देता है, तो ये कोरी कल्पना है, इसलिए इसके साथ वर का प्रयोग होगा। समझ में आया? बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, बहुत पूछता है। चूज दी करेक्ट वन वर्ड, मर्डर ऑफ ब्रदर। तो पैट्रिसाइड, होमिसाइड, फैट्रिसाइड और रेजिसाइड, ये जो लड़के मेरे यहाँ पढ़े होंगे उनको मैंने बताया है कि साइड जो है एक प्रीफिक्स है,
जिसका अर्थ होता है हत्या करना। शाइड एक प्रीफिक्स है जिसका अर्थ होता है हत्या करना। ये किसी भी शब्द के अंत में लगेगा तो उसकी हत्या करना अर्थ देता है। अब यहाँ पर है पैट्रीसाइड, तो पैट्री का अर्थ होता है पैट्रियट, यानी कि पैट्री जो है पिता को शो करता है, यानी पिता के हत्यारे को पैट्रीसाइड बोलते हैं। मानव के हत्या को होमिसाइड बोलते हैं। और फैट्रिक मतलब होता है मित्र, मित्र की हत्या को बोलते हैं फैट्रीसाइड। और रेजिसाइड का अर्थ होता है, रेजी से रीजन होता है, रीजन माने होता है राज्य, और राज्य का मालिक होता है किंग या क्वीन। तो किंग या क्वीन की हत्या को रेजिसाइड बोलते हैं, फैट्रीसाइड बोलते हैं मित्र की हत्या को, होमिसाइड बोलते हैं ह्यूमन बीइंग की हत्या को, और पैट्रीसाइड बोलते हैं पिता की हत्या को। तो आपका आंसर जो है सी वाला सही होगा। ठीक है, अगला शब्द है, अगला क्वेश्चन है चूज द सिनोनिम्स ऑफ एडमायर। तो एडमायर का अर्थ होता है प्रशंसा करना। पहला शब्द है क्रिटिसाइज, तो क्रिटिसाइज माने आलोचना करना, तो सिनोनिम्स है तो ये तो होगा नहीं। प्रेज माने होता है प्रशंसा करना, और एडमायर माने भी प्रशंसा करना, बी वाला ऑप्शन सही होगा। एक्सेप्ट माने स्वीकार करना, और हेट माने घृणा करना, तो ये दोनों होंगे नहीं। कुल मिलाकर आपका प्रेज शब्द जो है एडमायर का सिनोनिम्स बनेगा। छठवां क्वेश्चन है चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ इडियम्स। क्या इडियम्स है? टू गेट इनटू हॉट वाटर। गेट इनटू हॉट वाटर का मतलब गर्म पानी में प्रवेश करना। तो गर्म पानी में अगर आप प्रवेश करते हो तो आपको प्रसन्नता होगी, कष्ट होगा, दुख होगा, क्या होगा? तो यहाँ पर उसकी मीनिंग दिया है टू बी इन गुड, सॉरी, टू गेट इन टू ट्रबल, खतरे में पड़ना, दुख में पड़ जाना। ठीक। दूसरा मीनिंग दे रहा है टू बी इन गुड टाइम, अच्छे समय में होना। तीसरा दे रहा है टू इंटर हॉट वाटर, गर्म पानी में प्रवेश करना। और चौथा दे रहा है टू बी इन प्लीजर, आनंद की स्थिति में होना। तो जो व्यक्ति गर्म पानी में प्रवेश करेगा वो आनंद की स्थिति में तो होगा नहीं, और यहाँ प्रवेश करने का मतलब इंटर टू हॉट वाटर ये भी नहीं होगा, और यह एक अच्छा समय है ये भी नहीं होगा। कुल मिलाकर आपका आंसर होगा टू गेट इन टू ट्रबल, ए कष्ट में पड़ जाना। टू गेट इन टू हॉट वाटर का मतलब टू गेट इन टू ट्रबल, ये आपका ऑप्शन सही है। सातवां क्वेश्चन है चूज द एंटोनिम्स ऑफ नेचुरल। नेचुरल का अर्थ होता है स्वाभाविक या प्राकृतिक। ठीक। बासफुल माने शर्मिला होता है हेवेनली, हेवेनली का अर्थ होता है आकाशीय। आकाशीय का मतलब रिलेटेड टू नेचर, प्रकृति से संबंधित। कामनेस माने होता है शांति, और नेशन माने होता है राज्य। तो ये हेवेनली होगा। स्वाभाविक का मतलब जो स्वतः हो रहा है, हेवेनली मतलब आकाशीय, तो नेचुरल का अपोजिट जो है हेवेनली होगा। आइडेंटिफाई द करेक्ट पार्ट। दीज काइंड्स ऑफ शर्ट्स इज रेदर एक्सपेंसिव फॉर हिम टू बाई। ये देखिए कितनी बार हम बता चुके हैं कि किसी भी वर्ब को अप्लाई करने के लिए आपको सब्जेक्ट पार्ट्स देखना है। यहाँ पर दे रहा है दीज काइंड्स ऑफ शर्ट, इस प्रकार के शर्ट। तो यहाँ पर काइंड्स ऑफ शर्ट्स है, दीज लगा हुआ है, प्यूलर है, इसलिए यहाँ पर वर्ब जो है ये प्यूलर होगा। ठीक है। इस रूल पे एक क्वेश्चन जरूर पूछ देता है, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्यूलर तो वर्ब प्यूलर। इस पर एक क्वेश्चन आप एयरफोर्स और नेवी लेवल पर जरूर पूछता है, तो इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। तो ये 8 क्वेश्चन हुए। 9वां क्वेश्चन है चेंज द वॉइस, वॉइस चेंज करना है। तो चेंज द वॉइस, यू विल हैव फिनिश दिस वर्क बाय टुमारो। कल तक तुम इस कार्य को समाप्त कर चुके होगे। तो जब भी हमें वॉइस देखना हो तो पहले ये देखना होता है कि दिया गया सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है या पैसिव वॉइस में है। तो विल हैव के बाद क्रिया का थर्ड फॉर्म लगा हुआ है, इसका मतलब ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है, इसे पैसिव वॉइस में बदलना है। तो पहला हो गया सब्जेक्ट, दूसरा हो गया हेल्पिंग वर्ब, तीसरा हो गया मेन वर्ब। ऑब्जेक्ट इसका है दिस बुक सब्जेक्ट बनेगा। तो दिस बुक 4 ऑप्शन दिए हैं, चारों में दिस बुक जो है सब्जेक्ट है।
अब विल हैव है तो ये परफेक्ट टेंस बना रहा है, और परफेक्ट टेंस बनाने के कारण इसमें बीन बढ़ेगा। तो पहले में भी बीन बढ़ा है, दिस वर्क विल हैव बीन फिनिश टुमारो, लेकिन इसमें से बाई शब्द को हटा दिया तो ये गलत हो गया, बाई नहीं लगेगा। और दूसरे में विल बी कर दिया, हैव भी हटा दिया, तो ये भी सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। तीसरे में बी भी हटा दिया और हैव भी हटा दिया, तो ये भी सेंटेंस रॉन्ग होगा कि विल के बाद हमेशा क्रिया का फर्स्ट फॉर्म आता है, थर्ड फॉर्म नहीं आता है। और चौथा विकल्प है विल हैव बीन फिनिश्ड बाय टुमारो, तो आपका आंसर होगा चौथा, दिस बुक विल हैव बीन फिनिश बाय टुमारो। क्लियर है, इजी है, कोई खास नहीं है। अच्छा, चौथा 10वां क्वेश्चन है, 10वां क्वेश्चन है चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, इसे इनडायरेक्ट में बदलना है। ही सेड रवि वाई आर यू साउंडिंग सो डिप्रेस्ड टुडे, है तो यहाँ पर रवि संबोधन है, सेड का ऑब्जेक्ट नहीं है। तो मैंने बताया होगा, जो लड़के पढ़े होंगे, कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है और रिपोर्टेड स्पीच में किसी को संबोधित किया गया है तो वह संबोधन रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट हो जाता है। तो ये रवि जो है सेड का ऑब्जेक्ट हो गया, और चूंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इसलिए सेड को आस्क्ड में बदला गया। तो ही आस्क्ड रवि। अब हम देखते हैं वाई से सेंटेंस शुरू है, यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, डिड लगा दिया तो डिड तो लगेगा नहीं, ये सेंटेंस गलत हो गया, क्योंकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो ये पास्ट कंटिन्यूअस में जाना चाहिए, तो डिड लगा दिया तो गलत हो गया, अर्थात ये वाला ऑप्शन आपका सही नहीं होगा। दूसरा सेंटेंस है ही आस्क्ड रवि व्हाई ही वाज साउंडिंग सो डिप्रेस्ड टुडे, ठीक है, ये दूसरा सेंटेंस है। अब यहाँ पर वाई आर यू, यहाँ पर यू छूटा हुआ है, वाई आर यू साउंडिंग, यू छूटा हुआ है। अच्छा, ये देख लो आप, तो यहाँ पर यू जो है ही के रवि के अनुसार बदलकर ही हुआ, और यहाँ भी यू जो है रवि के अनुसार बदलकर ही हुआ। अब ये ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो ये पास्ट कंटिन्यूअस में बदलना चाहिए, तो देखने में तो लग रहा है कि ये सही होना चाहिए, ही वाज, लेकिन इसे सही करने के पहले हम और विकल्प को देख लेते हैं। तीसरा विकल्प है ही टोल्ड, तो ये चूंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस और सेड को उसने टोल्ड में बदल दिया, ये हो नहीं सकता, इसलिए गलत हो गया। चौथा विकल्प है वाज ही साउंडिंग सो डिप्रेस्ड दैट डे, तो वाज ही लगा दिया, और इंट्रोगेटिव का रूल होता है कि WH के बाद जो हेल्पिंग वर्ब होता है इसके बाद सब्जेक्ट होता है। जब इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो WH के बाद सब्जेक्ट हो जाता है और हेल्पिंग वर्ब बाद में चला जाता है। तो यहाँ पर क्या किया कि हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले कर दिया, तो ये तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। लेकिन इसमें जो है दूसरे वाले विकल्प में सब्जेक्ट पहले है और हेल्पिंग वर्ब बाद में है, अर्थात आपका दूसरा विकल्प सही है। हो गया, 10 क्वेश्चन का मैंने सेट दिया, आप लोग पढ़ो इसे, और अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ठीक है, कमेंट करो, और कोई प्रॉब्लम होती है तो उसे भी कमेंट में आप पूछो, ठीक है। थैंक्स।